हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो का यूज आपको कैसे करना है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है सबसे पहले क्या करो, वीडियो पोज करो, ठीक है। वीडियो पोज करो, अपना आंसर लगाओ और उसके बाद उसका आंसर देखो, ठीक है। तभी आपको इसका मैक्सिमम रिटेंशन रहने वाला है वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, देरी ना करते हुए, ठीक है। और आज हमने वॉल्यूम को बहुत ही अच्छे से सेट करने की कोशिश की है। अगर आज भी ना हो तो भाई कल फिर से देखेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी। अगर आपको कोई वॉइस में कम लग रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो सॉरी फॉर दैट गाइज, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले, मोरक्को इज सिचुएटेड इन एन एरिया वेयर यूरेशियन एंड अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज। आप सभी को पता है, हमारा पहले भी करंट अफेयर्स के क्विज में ये क्वेश्चन हो चुका है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मोरक्को है वो ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहाँ पे यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है। जैसे कि ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये देखो, ये रे एटलस माउंटेन्स, ठीक है। ये एटलस, ये हमारा मोरक्को। यहाँ पे ऊपर हमें क्या दे रखी है, ऊपर है हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ऊपर है यूरेशियन प्लेट और नीचे है हमारी अफ्रीकन प्लेट। जहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज करती है वहाँ पे मोरक्को प्रेजेंट दिख ही रहा है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, एक एटलस माउंटेन्स भी हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये भी ध्यान रखना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच में है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, ठीक है। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, ठीक है। कैपिटल इसकी क्या है, रबात, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रख लेना, एक ये मराकेश, ठीक है। ये साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो हो गया था। तो ये मराकेश सिटी कहाँ पे, ये भी मोरक्को में। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो, ये कैनरी करंट आपने सुने होंगे ना, कैनरी करंट कैनरी आइलैंड के ऊपर है। और ये कैनरी आइलैंड कौन सी कंट्री के हैं, स्पेन के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैनरी आइलैंड किसके हैं, ये स्पेन के हैं। ये मोरक्को के वेस्ट में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें किसके बारे में, मोरक्को के बारे में, ठीक है। ध्यान रखना, ये अफ्रीकन एक वो है, सिटी है, ठीक है। तो हमारा ये वाले पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं वहाँ पे मोरक्को प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ पे है, ये अफ्रीका में, आप सभी को पता है, ठीक है। दूसरी चीज, एटलस माउंटेन्स आर एक्टिवली राइजिंग ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स। देखो, ये करने से पहले पहली स्टेटमेंट तो मैंने पहले भी करवा रखी थी, ठीक है। हम हिंदी में दिखा देते भाई, ठीक है। जो हिंदी में करते भाई, सॉरी फॉर दैट, मैं बार बार से दिखाना भूल जाती हूँ। सो आप ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमने पहले भी कर रखी थी और आप अगली देख लो। मोरक्को ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। दूसरा, दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण एटलस पर्वत सक्रिय रूप से बढ़ रहे हैं। और तीसरा है, रिवर्स फॉल्ट एक भूवैज्ञानिक घटना है जो भूकंप का कारण बन सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद लगा लेना। तो पहले तो मैंने बता दिया, ये तो सबको पता होगा, ये मतलब 99% बच्चे ठीक कर देंगे इसको। सेकंड स्टेटमेंट है, एटलस माउंटेन्स जो है एक्टिवली राइज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दो लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके कारण वहाँ पे एटलस माउंटेन्स अभी मैंने दिखाए थे वो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली राइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड है, रिवर्स फोल्ट एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जिससे अर्थक्वेक वहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहाँ पे रिवर्स फोल्ट के कारण जो है वो अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दिख रही है आपको तीनों ही हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरीके से हिंदी में भी हमें सेम ही क्वेश्चन दे रखा है। मोरक्को ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, अभी मैंने आपको दिखाया। दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण एटलस पर्वत सक्रिय रूप से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भाई। और रिवर्स फोल्ट एक भूवैज्ञानिक घटना है जो भूकंप का कारण बन सकती है, बिल्कुल भाई बन सकती है। कितने कथन सही है, सही बताने तो तीनों ही सही है हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी आ जाते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ग्रीष्म लो के बारे में। किसके बारे में, ग्रीष्म लो। ग्रीष्म लो क्या है, ये चार चीजें आपको दे रखी हैं, उसके बारे में बताओ कि ग्रीष्म लो क्या है, ठीक है। ऐसे ही हमें शायद हिंदी में भी दे रखा होगा। अर्थशास्त्र में कौन से ग्रीष्म के नियम की व्याख्या करता है, ग्रीष्म का कौन सा नियम है, ठीक है। तो हमें बताओ ये सारी दोनों चीजें करके, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रीष्म लो क्या है। आप सभी को पता है ग्रीष्म लो क्या है, जब बैड मनी ड्राइव आउट करती है गुड मनी को, तो ठीक उसको बोलते हैं क्या, ग्रीष्म लो, ठीक है। व्हेन बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड
मनी उसको बोलते हैं क्या, ग्रीसम लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब बैड मनी ड्राइव आउट करती है गुड मनी को, उसको बोलते हैं ग्रीसम लो। और जब गुड मनी ड्राइव आउट करती है बैड मनी को, जब गुड मनी ड्राइव आउट करती है बैड मनी को, उसको बोलते हैं थियर्स लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उल्टे को थियर्स लो। ठीक है, THIERS। ठीक है, THIERS। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने गलत यहाँ पे मार्क लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, THIERS। ठीक है, तो ये थियर्स लो होता है क्या, जब गुड मनी ड्राइव आउट करती है बैड मनी को, उसको बोलते हैं थियर्स लो। और जब बैड मनी ड्राइव आउट करती है गुड को, उसको बोलते हैं ग्रीसम लो। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ग्रीसम लो के बारे में आंसर हो गया सी। ऐसे ही ग्रीसम की कौन सी व्याख्या है कि भाई ये एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। ठीक है, बुरा पैसा जो है वो अच्छे पैसे को सर्कुलेशन से हटा देता है, कुछ ऐसी बातें ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, और एक सिद्धांत जो कहता है कि अच्छा पैसा बुरे को बाहर निकाल देता है, ये किसका है, थियर्स लो। THIERS। ठीक है, थियर्स लो, हिंदी में जैसे भी इसको लिखेंगे इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये है, दोनों अपोजिट है, तो ध्यान रखना इसको। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें बोल रखा है लीबिया किस किस से बॉर्डर है। हमें लीबिया का बॉर्डर बताना है। सबसे पहले तो लीबिया कंट्री पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी मोरक्को पढ़ा, ये जैसे कि मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यहाँ पे हमने मोरक्को पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे अल्जीरिया है, आप सभी को पता है। यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, और यहाँ पे क्या है वो जो भी है, टी से क्या नाम है उसका, कौन सी कंट्री है, जो भी कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीबिया। ठीक है, तो ये लीबिया और किस किस से सराउंडेड है। देखो एक चीज़ तो आपको पता चल गई, ये यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, तो ये रेड सी तो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये रेड सी तो इधर है। ये जैसे कि अफ्रीका है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये अफ्रीका की कंट्री बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि क्या, रेड सी से तो ये सराउंडेड नहीं है, क्योंकि रेड सी तो यहाँ पे है। देखो ये रेड सी से तो लीबिया सराउंडेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सराउंडेड नहीं हो सकता, लेकिन मेडिटेरेनियन सी से सराउंडेड है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि 5वां तो नहीं है, और सेकंड है। इसके अलावा इजिप्ट से भी सराउंडेड है, बिल्कुल भाई। अब हमें देखना है चाड और नाइजर से क्या जो कंट्री है वो सराउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही भाई ये हिंदी में भी ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, लीबिया की तो आपको पता होगा, लीबिया की सीमा किस किस कंट्री से मिलती है। ठीक है, मिस्र, भूमध्य सागर, कागज का टुकड़ा, नाइजर, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर से तो नहीं मिलती है भाई, बिल्कुल अभी मैंने यही बता रही थी मैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, क्या लिख रखा है यार, ये मेडिटेरेनियन सी है शायद, इसकी भूमध्य सागर ये है मेडिटेरेनियन सी, इससे तो मिलती है। ठीक है, क्या लिख रखा है ये, कागज का टुकड़ा, चाड है भाई ये। ठीक है, पता नहीं। ठीक है, तो ये चाड कंट्री है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो हमें अब देखना है कि और किस किस कंट्री से। अभी हमने देख लिया मिस्र से भी सराउंडेड है, भूमध्य सागर से भी सराउंडेड है, और लाल सागर से बिल्कुल भी सराउंडेड नहीं है। अब हमें 2 कंट्रीज का देखना है, किसका, एक तो चाड का और एक नाइजर का। ठीक है, मैं यही बता रही थी आपको। तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो भाई, ये आपको दिख रहा है लीबिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है लीबिया, इधर मैंने बनाया था इजिप्ट, अल्जीरिया, और टी से बताई थी टूनिशिया कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, उसकी कैपिटल ठीक है, तो टूनिशिया है यहाँ पे कैपिटल, टी से मैं यही बता रही थी। ठीक है, तो लीबिया के नीचे 2 कंट्री हैं, कौन सी, एक तो नाइजर और एक चाड। ठीक है, और एक सूडान भी है। ठीक है, तो ये 3 कंट्री हैं, ध्यान रखना। अल्जीरिया तो है ही, साथ में नाइजर, चाड और सूडान, ये 3 कंट्री से भी और भी ये सराउंडेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीबिया किस किस से सराउंडेड है। ठीक है, तो ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी से तो बिल्कुल भी सराउंडेड नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है वो किस किस से सराउंडेड है। तो भाई इजिप्ट से सराउंडेड है, मेडिटेरियन भी है, चाड भी है और नाइजर भी है, रेड सी से नहीं है। तो हमें बताने करेक्ट ऑप्शन, तो 4 करेक्ट है और 1 रॉन्ग है, तो केवल 4 इसमें हमारे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, केवल 4 करेक्ट है और 1 हमारा जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही हिंदी में भी सेम ही दे रखा है। ठीक है, तो चाड से भी सराउंडेड है और नाइजर से भी सराउंडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेटमेंट सही है। तो हमें क्या बताना है, सही विकल्प बताना है। विकल्प सही कौन से हैं, तो 4 सही हैं और 1 हमें गलत दे रखा है कि भाई वो रेड सी से भी सराउंडेड है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है, इंडिया ने UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को रेटिफाई कर रखा है। दूसरे बोल रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान
ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसका नाम है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, जिसमें हर एक चाइल्ड पे इम्फेसिस किया जाता है, स्पेशल नीड्स पे ध्यान रखा जाता है, उसको मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और तीसरा आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो एक्ट है वो आउटलाइन करता है कि जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो 6 से 14 ईयर के चिल्ड्रन है उनको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बताती हैं हमें, तो हमें ये स्टेटमेंट बतानी है। ऐसे ही हमें हिंदी में भी सेम दे रखा है, कुछ कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले भारत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है, मतलब भारत ने, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जिसने शून्य अस्वीकृति नीति अपनाई है, इस बात पर जोर देता है कि ये शून्य अस्वीकृति नीति क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A और बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के मौलिक अधिकार और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की रूपरेखा देता है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में देखना, अपना वीडियो पॉज करके आंसर लगा लो इसका, ठीक है। सबसे पहले तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने रेटिफाई कर रखा है, ठीक है, हमने रेटिफाई कर रखा है। और इसी से अलाइन होते हुए इंडिया ने एक कैंपेन भी चलाई है, आपने नाम सुना होगा सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान आपने सुना होगा, सुगम्य भारत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं असेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है, असेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं और हिंदी में सुगम्य भारत अभियान। ये इंडिया ने चलाया है 2015 में, ताकि हम डिसेबल्स के लिए, मतलब भारत को क्या बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को और एजुकेशन को, हर चीज़ को सुगम्य बना सके, उनके लिए असेसिबल बना सके, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया ने रेटिफाई किया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी चीज, सर्व शिक्षा अभियान ने एक जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है ताकि हर एक बच्चे जिनको स्पेशल नीड है उनको मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। तीसरा है स्पेशल नीड है मतलब किसी भी काइंड को, कैटेगरी का और डिसेबिलिटी का, उनको क्वालिटी और मीनिंगफुल एजुकेशन प्रोवाइड हो। तीसरा आर्टिकल 21A और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट है कि सभी बच्चों का, कि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए जब वो 6 से 14 ईयर के हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबकी मतलब ये फंडामेंटल राइट है, नहीं मिल रही है तो फिर गलती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, तो हमें करेक्ट ही बतानी है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में ये सेम ही हमें हिंदी में भी दे रखा है। बिल्कुल भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की हुई है और शून्य अस्वीकृति नीति हमने अपनाई हुई है। और 21A और बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग ये मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार है उनको, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, हमें बताना है सही कौन सी है, तो तीनों ही हमारी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है किसके बारे में, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। देख लेते हैं भाई, बोल रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की बेसिक प्रॉपर्टी सिमिलर होती है नेचुरल डायमंड से, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल डिस्पर्जन। लैब ग्रोन डायमंड्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। और तीसरा है लाइक नेचुरल डायमंड्स, जो लैब ग्रोन डायमंड्स डू नॉट रिक्वायर एनी पॉलिशिंग एंड कटिंग टू प्रोवाइड डायमंड्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर। ऐसे ही हमें हिंदी में भी दे रखा है भाई, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संबंध में कुछ कथन हमें बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले है जो भी है ये लैब ग्रोन डायमंड्स में प्राकृतिक हीरे के समान बुनियादी गुण होते हैं जिसमें उसका ऑप्टिकल फैलाव भी शामिल है। दूसरा, लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग अक्सर उनकी कठोरता और अतिरिक्त ताकत के कारण औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और तीसरा है, प्राकृतिक हीरो की तरह जो लैब ग्रोन डायमंड्स को हीरो को उनकी विशिष्ट चमक प्रदान करने के लिए किसी पॉलिशिंग और कटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें बताना है इसका आंसर सही कौन सा है। तो आपको पता होगा भाई कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उनकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम होती है नेचुरल डायमंड से, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्पर्जन के साथ। दूसरी चीज़, लैब ग्रोन डायमंड बिल्कुल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी हार्डनेस और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के कारण इनको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़ बोल रहे हैं कि इनको पॉलिशिंग या कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नहीं, इनको पॉलिशिंग कटिंग हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है पॉलिशिंग एंड कटिंग की। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कितनी है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है। ऐसे ही सेम इसमें भी है कि भाई प्राकृतिक हीरे की तरह इसमें समान बुनियादी गुण होते हैं, ठीक है, और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन
पॉलिशिंग और कटिंग की आवश्यकता, ये बोल रहे हैं नहीं होती है, नहीं होती है इसको, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा सही है। सही तो 2 सही है, सही है, समझ में आ रहा है ना, 2 सही हैं और एक हमारा इसमें क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा आपको। अब देखो बोल रहे हैं प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, प्लांट ग्लूकोज कब प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स की फूड कब प्रिपेयर, ग्लूकोज क्या उनके लिए फूड है, तो फूड किस प्रोसेस में प्रिपेयर किया जाता है, प्लांट्स फूड किस प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं, तो आप सभी को पता होगा। ऐसे ही पौधे किस प्रक्रिया में ग्लूकोज को तैयार करते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए किस प्रोसेस में तैयार करते हैं, तो आप सभी को पता फोटोसिंथेसिस में तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मतलब प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर स्नो कवर बढ़ जाता है किसी भी वाटर बॉडी पे तो इंक्रीज्ड स्नो कवर, मान लो कि ये कोई मतलब वाटर बॉडी है, ठीक है, पानी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, पूरी बर्फ जम गई। ठीक है, बर्फ जम गई, ठीक है भाई, जमा दी हमने बर्फ। तो पहली बात बोल रहे हैं कि सडन स्पर्ट इन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग इन द लेक ए कंडीशन ऑफ विंटर किल कोजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही हमें सेम हिंदी में भी बोल रखा है, यदि किसी जल निकाय पर बर्फ का आवरण बढ़ने से क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, किसी जल निकाय पर बर्फ का आवरण बढ़ने से उसका क्या उपाय हो सकता है। ये मान लो बर्फ है, पूरी ढक गई है किसी वाटर बॉडी पे, तो उसको बताना है। फाइटोप्लैंक्टन की आबादी में अचानक वृद्धि जो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं है, झील में बेहतर ऑक्सीजन विनिमय और पोषक तत्व पुनर्चक्रण, विंटर किल की एक स्थिति जिसके कारण बड़े पैमाने पर मछलियां और जीव मर जाते हैं। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, अगर स्नो कवर हो गया, यहाँ पे स्नो कवर हो गया, तो फाइटोप्लैंक्टन आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं किसी भी लेक के अंदर या उसके अंदर। तो जो फाइटोप्लैंक्टन को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर यहाँ पे स्नो कवर हो गया तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सनलाइट तो अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी तो फिर वो भी तो नहीं रह पाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन को तो चाहिए भाई सनलाइट। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं। स्पर्ट मतलब होता है ज्यादा बढ़ जाना, फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट बढ़ जाना, बिल्कुल भी नहीं, कम हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो फूड मतलब सनलाइट में वो फूड ही नहीं, विदाउट सनलाइट वो फूड ही नहीं बना पाएंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो वो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल रॉन्ग दे रखी है पहले वाली की, इससे ये होगा। दूसरी स्टेटमेंट है इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट। अब देखो ऊपर से तो आ ही नहीं रही है ना, ऑक्सीजन एक्सचेंज भी कम हो जाएगा और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी कम हो जाएगी। वो तभी होती है जब क्या होते हैं, जब सनलाइट आती है ऊपर से, जब वो पूरा ओपन होता है ना लेक, तभी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या फिर जो ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है, अदरवाइज वो नहीं हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग दे रखी है कि वो होता है, अच्छे से एक्सचेंज होता है। तीसरी चीज़ है हमारी कि विंटर किल हो जाता है। विंटर किल मतलब लार्ज स्केल डेथ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, तीसरी चीज़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो जितनी भी फिशेज वगैरह हैं जो भी रहेंगे नीचे वो मर जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे एक विंटर किल की सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे सारी चीज़ मर जाएंगी। तो तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है हमारी करेक्ट है। ठीक है, क्यों एक स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बता दी। तो ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी दे रखा है, फाइटोप्लैंक्टन की आबादी में अचानक वृद्धि नहीं होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वो निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही नहीं, तो फिर वो उसके में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तीसरी चीज़ बेहतर ऑक्सीजन विनिमय नहीं होगा और पोषक तत्व पुनर्चक्रण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तीसरी है विंटर किल की एक ऐसी स्थिति जिसके कारण बड़े पैमाने पर मछलियाँ और जीव मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो ऑक्सीजन विनिमय नहीं हो पा रहा है, और दूसरी चीज़ पोषक तत्व पुनर्चक्रण नहीं हो पा रहा, फाइटोप्लैंक्टन अपना प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी जिसके कारण विंटर किल वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही तो केवल और केवल एक ही है। ठीक है, केवल एक है, और दो स्टेटमेंट हमारी क्या है इसके बारे में रॉन्ग है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक कार्बन के बारे में बताना है। किसके बारे में, ब्लैक कार्बन के बारे में देख लेते हैं। बोल रहे हैं ब्लैक कार्बन एक कंपोनेंट है फाइन पार्टिकुलेट मैटर का जो बनता है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोफ्यूल और बायोमास से। दूसरी चीज ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन इन सोयल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है सोयल फर्टिलिटी में। और तीसरी है ब्लैक कार्बन सिग्निफिकेंटली एल्बिडो को इंक्रीज करता है व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। ऐसे ही सेम हमारा हिंदी में भी दे रखा है, ब्लैक
ब्लैक कार्बन के बारे में बताना है। ये सूक्ष्म कण पदार्थ का एक घटक है जो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से बनता है। उष्ण कटिबंध में मिट्टी में काला कार्बन मिट्टी की उर्वरता को में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और तीसरा, बर्फ पर जमा होने पर ब्लैक कार्बन एल्बिडो को काफ़ी वृद्धि कर देता है। तो ये देख लो भाई, आप वहाँ पे पोस्ट कर लेना। तो सबसे पहले है ब्लैक कार्बन के बारे में बताना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहले की, सबसे पहले तो ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि भाई ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं ब्लैक कार्बन एल्बिडो को इंक्रीज कर देता है। मान लो कि स्नो है, स्नो के ऊपर ये एक ब्लैक कार्बन चिपक गया, तो ब्लैक कार्बन क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एब्जॉर्ब करता है हीट को। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। स्नो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो जितनी ज़्यादा स्नो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बोले, और इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं एल्बिडो। इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, एल्बिडो। तो ये बोल रहे हैं कि ब्लैक कार्बन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा एल्बिडो को। नहीं, ये तो जाने ही नहीं दे रहा ना, ये तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वापस ही नहीं जा रही यहाँ से। तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ब्लैक कार्बन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देगा एल्बिडो को जब वो स्नो और आइस पे डिपॉजिट होगा। और जब ये होगा तो इससे क्या होगा, जब ये ज़्यादा होगा तो ब्लैक कार्बन ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जो भी सनलाइट आ रही है वो वापस तो जा नहीं रही है, अर्थ के अंदर ही रह रही है, तो वो उतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी इसके कारण, ठीक है। तो ये ब्लैक कार्बन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज कर देता है एल्बिडो को। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ऐसे ही सेम हमारी इसमें भी है कि ब्लैक कार्बन ये एक घटक है जो अधूरे दहन से बनता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से बनता है, बिल्कुल सही है। और ये उर्वरता को बढ़ा देता है मिट्टी की, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोले बर्फ और बर्फ पर जमा होने पर ब्लैक कार्बन एल्बिडो में काफी वृद्धि करता, नहीं, एल्बिडो को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है सही स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में, कोरल्स के बारे में। किसके बारे में, हमारा कोरल्स के बारे में देख लेते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले है कि कोरल्स, कोल्ड वाटर कोरल्स इन जनरल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ जूजेंथली देन वार्म वाटर। देखो ये स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट ही गलत दे रखी है कि जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं ना उसमें कम जूजेंथली होती है, याद रखना, वहाँ पे लैक होती है जूजेंथली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग दे रखी है कि कोल्ड वाटर कोरल्स में ग्रेटर अमाउंट ऑफ जूजेंथली होती है, नहीं, लोअर अमाउंट की जूजेंथली होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं डू नॉट बिल्ड रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं बनाती कोल्ड वाटर कोरल्स, नहीं भाई, रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाती हैं, सोलिटरी भी बनाती हैं, ग्रुप में भी बनाती हैं, ठीक है। सेकंड बोले कोल्ड वाटर कोरल वार्म वाटर कोरल से डिफरेंट है, क्योंकि जो पहली वाली है कोल्ड वाटर कोरल वो उसमें सिम्बायोटिक एल्गी नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो थोड़ी स्लो ग्रो करती हैं, ये बिल्कुल सही है, स्लो ग्रो करती हैं और उसमें सिम्बायोटिक एल्गी नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग दे रखी है कि भाई वहाँ पे मतलब ज़्यादा जूजेंथली होती है, नहीं, वहाँ पे जूजेंथली नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारे आंसर क्या आ गया, हमें बताना क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अरे यार यही हिंदी में भी बताना था ना। सामान्य तौर पर ठंडे पानी में मूंगों में गर्म पानी के मूंगों की तुलना में जूजेंथली की मात्रा अधिक होती है। तो याद रखना ठंडे में कम होती है, ठीक है। ठंडे पानी के मूंगों में जो जूजेंथली की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग दे रखी है। दूसरा, ठंडे पानी के मूंगे गर्म पानी के मूंगों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ठंडे पानी के मूंगों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं और वे अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट सही दे रखी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताने कौन सी गलत है, गलत तो पहले वाली है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑयल स्पिल जब भी होता है तो उसको बायो रेमेडिएशन से ट्रीट किया जाता है, तो उसमें किस किस स्पीसीज़ का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमें सेकंड हिंदी में भी दे रखा है कि कुछ प्रजातियों का उपयोग करके
तेल रिसाव का बायो रेमिडिएशन से इलाज किया जाता है। तेल रिसाव का तो कौन कौन से उसमें जो प्रजातियां हैं उसको यूज़ किया जाता है? कवक, पौधे, जीवाणु, अकरिया, शैवाल। तो याद रखना इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। सही बताने कौन सा विकल्प सही है, तो सारे ही विकल्प सही हैं, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी सेम ही क्वेश्चन दे रखा है। तो ऑयल स्पिल जब होता है तो बायो रेमिडिएशन में किन स्पीसीज का यूज किया जाता है? फंजाई, प्लांट, बैक्टीरिया, आर्काई, एल्गी, सारों का यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, सारे ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल जो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने जो स्कोर है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। कहाँ भूल जाते हो, कहाँ रहते हो आजकल, कमेंट नहीं कर रहे हो। एक दो बच्चा कमेंट करता है यार, कमेंट किया करो, पता चले आपके डेली बेसिस पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कम भी आ रहे हैं तो क्या हो गया, 10 में से 2-3 तो आते होंगे, तो उतने भी लिख दिया करो। ठीक है, 0 आ रहे हैं वो भी लिख दिया करो, कोई बात नहीं, कोई आपको नहीं जानता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। शायद आपको आज की वॉइस अच्छी लगी हो या फिर सही आई हो गाइज, अगर नहीं आई हो तो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो, एंड फॉर लविंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच गाइज।